नमस्कार दोस्तों। जलवायु प्रदेशों में आज हम बात करेंगे गर्म मरुस्थल और मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय जलवायु की। एक बात बताऊं, 2018-19 या 19-20 लगातार 2 साल यूपीएससी ने ऐसे प्रश्न पूछे जिनका संबंध रेगिस्तान से था, इस प्रकार की जलवायु से था। और मैंने पहले ही बताया है कि हर साल यूपीएससी हर साल जलवायु प्रदेशों से या फिर वनस्पतियों से प्रश्न पूछ रही है। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने इसको तैयार किया है कि नहीं किया है। फिलहाल इस टॉपिक को हम आज अच्छे से तैयार करेंगे। आज मैंने बताया है कि पॉलिटी की नोट्स, इस सीरीज़ की पॉलिटी की नोट रात तक मिल जाएगी। इसके पहले मैंने जो नोट्स दे दी हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री हुआ, इन्वायरमेंट है, ज्योग्राफी की जो आप देख रहे हैं, ये सारी नोट्स मैंने दे दी हैं। ठीक, अगर आपके पास नहीं है डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ जानकारी मिल जाएगी। अब चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। हम ऐसे ही पढ़ते हैं, आपको पता है। देखिएगा यहाँ पे, विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर 15 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री अक्षांश और 30 डिग्री अक्षांश उत्तर और दक्षिण में स्थित है। एक क्वेश्चन तो मेंस का यहीं से बन जाता है, मेंस का अब बना भी है पहले, कि महाद्वीपों के पश्चिम तटों पर ही ये मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं। इसके लिए आपको, मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है। मान लेते हैं ये अफ्रीका है, ठीक है। यहाँ पे ये जो हिस्सा है सहारा का है। एक तो ये है कि व्यापारिक पवनें यहाँ से चलेंगी तो क्या होगा कि यहाँ आते आते इनकी नमी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए यहाँ वर्षा नहीं होती। दूसरी वजह है कि इस साइड में जो समुद्र है, यहाँ पे ठंडी धारा होती है, इसकी वजह से गर्म होकर हवा ऊपर नहीं उठती और जो है वर्षा नहीं होती। और तीसरी वजह, ये जो अक्षांश है ना, इस अक्षांश पे हवाएं उतरती हैं, अभी आगे हम समझेंगे। और जब उतरती हैं तो यहाँ पे उच्च दाब बनता है। तो जब हवा नीचे से ऊपर जाती तो ठंडी होकर बारिश करती, यहाँ तो हवा नीचे ही आ रही है तो बारिश कैसे करेगी। एक चीज़ आपने समझ लिया, मेंस का तो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। खैर, तो ये प्रमुख गर्म मरुस्थल यहाँ पर स्थित है। इनमें सहारा रेगिस्तान शामिल है, जो रेगिस्तान का सबसे बड़ा एकल खंड है। यह पूर्व से पश्चिम तक इतना किलोमीटर तक चौड़ा है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मिलान करने के लिए पूछ लिया जाए या फिर पीसीएस एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप बढ़िया उसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे तथ्य हैं कि कौन सा रेगिस्तान कहाँ पे है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट महाद्वीप के लगभग आधे हिस्से में को कवर करता है, और अन्य गर्म रेगिस्तान अरब रेगिस्तान, ईरानी रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, कालाहारी, नामीब रेगिस्तान, ये सब हैं। हम इन्हीं के जलवायु के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे बातें आगे जाएंगी, स्पष्ट होती चली जाएंगी। यहाँ देखिए, उत्तरी अमेरिका में मरुस्थल मैक्सिको से संयुक्त राज्य अमेरिका तक फैला हुआ है और विभिन्न स्थानों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे मोजावे पूछा गया है, सोनोरन ये भी पूछा गया है, कैलिफोर्निया तथा मैक्सिको का रेगिस्तान, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। मैंने यूपी पीसीएस में देखे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। यूपीएससी पुराने पहले जब क्वेश्चन देखेंगे यूपीएससी के, वहाँ भी क्वेश्चन आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स। और ये स्थान की बात कर रहे हैं ना, तो कहाँ कहाँ पे इस तरह की जलवायु पाई जाती है वही देख रहे हैं। दक्षिण अमेरिका में आटाकामा या पेरू मरुस्थल है, बहुत फेमस है और यहाँ से प्रश्न भी पूछे गए हैं। वृष्टि छाया प्रभाव और अपतटीय व्यापारिक हवाएं यहाँ पे अब देखी जाएंगी। जैसे मान लीजिए, मैंने अभी आपको समझाया, कुछ इस तरह का दक्षिण अमेरिका का मैप है, कुछ इस तरह का, ठीक है ये। और यहाँ पे आटाकामा मरुस्थल है। तो वृष्टि छाया प्रभाव का क्या मतलब है कि यहाँ एंडीज पर्वत श्रृंखला है, इधर से हवा आएगी तो जब इस पर्वत को पार करके दूसरी तरफ जाएगी तो वो नीचे उतरेगी और इसकी वजह से वो गर्म हो जाएगी और वो बारिश नहीं करेगी। उसको कहते हैं वृष्टि छाया प्रभाव। जैसे हम भारत में पढ़ते हैं, ये भारत है, इधर आप देखेंगे इधर से हवा आती है तो यहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। इसको मैं विस्तार से बताऊँगा, यहाँ शार्ट में बता रहा हूँ। और यहाँ पर इस साइड में ठंडी धारा चलती है। ये सारी बातें हैं आटाकामा मरुस्थल के बारे में। जब आप मेंस में लिखें ना, इस पर हम मेंस में बात करेंगे, बहुत अच्छे से बढ़िया नोट बना के दूंगा। और मैंने बताया भी है कि जो लोग अभी शामिल हो सकते हैं ग्रुप में, उन्हीं को मेंस की नोट मिलेगी। अगर आप नहीं शामिल हुए हैं कोई बात नहीं, अभी तक मौका है, आप शामिल हो सकते हैं। वहाँ मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसका आंसर लिखेंगे, ठीक। खैर, ये सारी बातें, यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। अब हम बात करेंगे तापमान की। इस प्रकार की जलवायु में तापमान, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। गर्म रेगिस्तानों में ठंड का मौसम नहीं होता और गर्मी का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। एक चीज़ मैं फिर से याद दिला दूं कि हम गर्म रेगिस्तानों की बात कर रहे हैं। दुनिया में 2 तरह के रेगिस्तान हैं, गर्म और ठंडे।
जो लोग नहीं पढ़े रहते हैं उनके दिमाग में सिर्फ इतनी सी बात आती है कि रेगिस्तान का मतलब होता है गर्म वाली जगह, बालू है, अगर आप नंगे पैर जाएंगे तो पाँव में छाले पड़ जाएंगे, इस तरह की कल्पना होती है। ये गर्म रेगिस्तान की बात है। ठंडे रेगिस्तान भी होते हैं। उन अक्षांशों पे जहाँ पे सूरज की रोशनी कम पड़ती है, वो दूर पड़ती है, जैसे पृथ्वी है, यह भूमध्य रेखा है, इसके आसपास तो गर्मी रहेगी। अब इधर कोई रेगिस्तान है तो यहाँ पे ठंडी रहेगी। अंतर यह होता है, देखिए रेगिस्तान का मतलब ये है कि वहाँ वर्षा कम होती है, ठीक, इसकी वजह से वहाँ पे वनस्पतियाँ विकसित नहीं हो पाती। ये बेसिक क्राइटेरिया है। तो ठंडे और गर्म दोनों तरह के होते हैं, हम गर्म की बात कर रहे हैं। तो गर्म रेगिस्तान में लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसका वो होता है, उसका तापमान होता है। अच्छा, रेगिस्तानों में तापमान की दैनिक सीमा बहुत अधिक होती है, इसे समझना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसी को मैंने थोड़ा आगे लिखा है, अभी समझ में आ जाएगा। इस दैनिक सीमा जो परिसर है ये क्या है, इस पर प्रश्न पूछे भी गए हैं। आगे देखिए लिखा है ना, अभी बात करेंगे इस पर। अच्छा, शुष्क हवा वाले क्षेत्र में दिन में तीव्र सूर्यातप और बादल नहीं होने के कारण सूर्यातप के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, विकिरण द्वारा भूमि बहुत जल्दी गर्मी खो देती है, यानी कि ठंडी हो जाती है, ठीक, और तापमान का स्तर गिर जाता है। इसी की बात यहाँ हो रही है कि जो परिसर है वो ज़्यादा है। यानी कि मान लीजिए कि दिन का तापमान बढ़ के हो गया 48 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, और रात में वही तापमान गिर के हो गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन दोनों के बीच में जो अंतर पैदा हो रहा है उसी को कहते हैं, ये जो दैनिक परिसर है, जो उसका रेंज है बीच का, समझ रहे हैं। अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित स्थानों में सबसे ज़्यादा तापमान का परिसर कहाँ होता है दैनिक, तो आपके पास ऑप्शन मान लीजिए कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र हो गया, रेगिस्तानी क्षेत्र हो गया, ऐसे ही कुछ और दे दें, तो यहाँ पे सही उत्तर यही होगा, रेगिस्तानी क्षेत्र वाला। क्योंकि भूमध्य रेखा हमने पढ़ा था, वहाँ पे तो लगभग साल भर तापमान ज़्यादा ही रहता है, परिसर लगभग समान रहता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अच्छा, सर्दियों में रात में पाला पड़ सकता है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, वर्षा की बात करें। हमें पता है कि वर्षा नहीं होती यहाँ पे। अब क्यों नहीं होती, आगे मैंने थोड़ी सी बात बताई है, थोड़ी सी बात यहाँ बता दूंगा। दक्षिण के अमेरिका में आटाकामा, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, या पेरू रेगिस्तान सभी रेगिस्तानों में सबसे ज़्यादा शुष्क है। इस पर क्वेश्चन आए हैं, सबसे ज़्यादा शुष्क है। सालाना 0.5 इंच से भी कम वर्षा होती है, सोच लीजिए। अच्छा, पेटागोनिया रेगिस्तान एंडीज़ के ऊपरी हिस्से में वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण अधिक शुष्क है। ये पेटागोनिया का मरुस्थल जो है, पठार भी है, मरुस्थल भी है, उसको देखिए मैप पर। इसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, मैंने वो नोट जो दिया है ना उसमें लिखा भी है ऊपर कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप मैप का सहारा लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा, ठीक। इसे भी आप देखेंगे, पता चलेगा वही चीज़ जो मैं मैप बना के दिखा रहा था ना, ऐसे यहाँ पे दक्षिण अमेरिका इधर वाला, यहाँ पे ये लोकेशन है। आगे बढ़ते हैं, गर्म रेगिस्तान। अब यहाँ एक कंसेप्ट है, मज़ेदार है, समझने लायक है। गर्म रेगिस्तान अश्व अक्षांशों या उष्णकटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट के नीचे स्थित है। बड़ी मज़ेदार चीज़ है, वही मैं बता रहा था कि ना कि आगे बताऊंगा हवा कैसे उतरती है। जहाँ हवा नीचे की तरफ उतरती है, यह एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी प्रकार की वर्षा के लिए कम से कम अनुकूल है। यानी कि यहाँ पे वर्षा कई तरह से होती है, संवहनीय वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। इनमें से किसी भी प्रकार के लिए अनुकूल स्थिति यहाँ पर नहीं होती। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, दो बातें यहाँ पे हैं, एक है अश्वक्षांश और एक है हवा का नीचे उतरना, दोनों मिलता जुलता है। अश्वक्षांश क्यों कहते हैं इसको, ये है धरती, ये बड़ा सा बना देते हैं गोला, ठीक, यह है भूमध्य रेखा, और लगभग बीच में मान लेते हैं यहाँ 45 डिग्री के आसपास, ठीक, 45, यहाँ 30 से 45 के बीच में ये जो क्षेत्र है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि ट्रेड होता था घोड़ों का, क्योंकि जो परिवहन के साधन थे युद्ध वगैरह में, तो घोड़ों का ज़्यादा महत्व था। अब घोड़ों को अगर आप नाव में, जहाज़ में लेके जाते हैं पानी के रास्ते, तो यहाँ पे जब इस जगह से होकर गुजरती थी नाव, तो ऊपर से हवा उतर रही है, दबाव बढ़ रहा है, नाव डूबने लगती थी। ये कहानियाँ हैं, इस तरह की बातें, हो सकता है सही भी हो सकता है कि मिथक हो। तो हवा के दबाव की वजह से नाव डूबने लगती थी, तो उसे हल्का करने का क्या उपाय है, सामान कुछ फेंकना पड़ेगा। तो कुछ लोग क्या करते, तो घोड़े उठा कर फेंक देते थे। ये इस तरह की चीज़ें हैं, इसलिए उसका नाम पड़ गया, उस मध्य जो अक्षांश है उसको अश्व अक्षांश कहते हैं। यहाँ पे उच्च दाब पाया जाता है, इसकी वजह से ये घटना होती थी। अब समझते हैं कि ये उच्च दाब बना क्यों। ये पृथ्वी है, ये गोला पृथ्वी है, इसको हमने यहाँ से काट दिया, ठीक, और काट के इसको ऐसे हमने ऐसे उल्टा रख दिया, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये उल्टा रख दिया। अब यहाँ से ये भूमध्य रेखा है, समझ पा रहे हैं ना।
अब भूमध्य रेखा पे तापमान ज़्यादा पड़ रहा है, यहाँ इधर कहीं सूरज है, यहाँ से हवा ऊपर उठती है, ऊपर उठती है, ऊपर उठती है, कहाँ तक ऊपर उठेगी? चंद्रमा तक तो जाएगी नहीं ना, एक लिमिट तक जाएगी। अब ऊपर उठने के बाद ये हवा धीरे धीरे नीचे बैठनी शुरू करती है। अब तुरंत यहीं नीचे तो बैठेगी नहीं, क्योंकि नीचे से हवा तो लगातार आ रही है ना, ढकेल रही है, तो ये हवाएं थोड़ी सी इधर हटते हुए, थोड़ी सी इधर हटते हुए बैठती है नीचे, दो फाँक हो जाते हैं, समझ रहे हैं। और जब ये थोड़ा इधर हटते हुए यहाँ बैठती है तो यहीं लगभग मध्य अक्षांश पे यहाँ आके हवा उतरती है, यहाँ आके हवा जो है उतरती है, और इसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है। जब हाई प्रेशर होता है तो वर्षा का क्या सामान्य सा नियम क्या है कि तापमान जब कम हो जाएगा हवा का, तो उसमें जो नमी है वो जो है बूंद में बदल जाएगी और बारिश हो जाएगी। यहाँ से हवा जब नीचे उतरेगी, जैसे जैसे धरती के पास आएगी तापमान बढ़ता जाएगा, और जब तापमान बढ़ेगा तो उसके कण दूर दूर जाएंगे। जब तापमान कम होता है तो कण पास पास आते हैं, जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं मिलकर बड़ी बूंद बन जाती है। लेकिन यहाँ तो गर्मी बढ़ गई, उसकी सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं होती, यहाँ पे दबाव भी हो जाता है, यहाँ पे प्रतिचक्रवातीय दशाएँ बन जाती हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। सामान्य तौर पर चक्रवात का क्या मतलब, ऐसे हवा बनते बनते ऐसे ऊपर उठ रही है, ये ऊपर उठ रही है तो चक्रवात हो गया, और ऐसे ही अगर हवा नीचे उतरने लगे तो प्रतिचक्रवाती दशा हो गई। ये सारे कंसेप्ट आपने समझ लिए, अब चलते हैं आगे, ठीक है। तो ये बात मैं फिर से पढ़ दूं कि अक्षांश होता है, यहाँ पे हवा नीचे उतरती है, कम से कम बारिश की संभावना होती है। वही बात है, सापेक्षिक आर्द्रता कम होती है। आर्द्रता को कई तरीके से नापा जाता है, तो सिंपल सा एक उसी में से एक है सापेक्षिक आर्द्रता। आर्द्रता का सिंपल सा मतलब ये है कि जो हवा है उस हवा में कितना पानी है, कितनी नमी है, कितनी आर्द्रता है। जितनी ज़्यादा आर्द्रता होगी उतनी ज़्यादा बारिश होगी, समझ रहे हैं। तो नीचे हवा उतरती है तो आर्द्रता कम हो जाती है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें वैसे ही हैं। अच्छा, बारिश आमतौर पर गरज के साथ होती है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मरुस्थल पृथ्वी के सबसे गर्म स्थानों में से हैं और यहाँ पूरे वर्ष उच्च तापमान रहता है, एकदम सामान्य सी बात है, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएससी ने इसी सेक्शन से लगातार 2 बार प्रश्न रिपीट किए थे। जलवायु प्रदेशों में जब भी आप पढ़ें तो उसका वनस्पतियों से क्या रिलेशन है, उसका बारिश से क्या रिलेशन है, इन 2 चीज़ों को अच्छे से पढ़ें। देख लेते हैं क्या भाई। सभी रेगिस्तानों में किसी न किसी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जैसे घास पाई जाती हैं, झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, खरपतवार पाई जाती हैं, जड़ें पाई जाती हैं। सिंपल सी बात है, पानी नहीं होता तो उसी के आधार पर वनस्पति होगी। अब कम पानी के चलते वहाँ पे ऐसी वनस्पतियाँ होती हैं जैसे कंटीली झाड़ियाँ हो जाती हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने रेगिस्तान वाला कोई भी सीन देखा होगा, कंटीली झाड़ियाँ दिखेंगी, नागफनी जैसे पेड़ दिखते हैं, ये सब चीज़ें हैं। यूपीएससी ने क्या पूछा था, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला था कि रेगिस्तान में अनुकूलन कैसे होता है, कि पेड़ की पत्तियां जो हैं कटीली हो जाती हैं अनुकूलन करने के लिए। नहीं तो अगर चौड़ी पत्ती वाले पेड़ होंगे तो सारा पानी तो निकल जाएगा ना, वाष्प बन के उड़ जाएगा, फिर सूख जाएगी, पत्ती गिर जाएगी, पेड़ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और जो जीव जंतु होते हैं वहाँ पे, उनके पैर लंबे होते हैं, क्योंकि जो बालू है नीचे, जो गर्म है बालू, उससे थोड़ी हाइट पर, ऊंचाई पर उनका शरीर होगा तो कम गर्मी बढ़ेगी शरीर में, समझ रहे हैं ना। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, इसकी विशेषता है। अच्छा, गर्म और मध्य अक्षांशों दोनों प्रकार के रेगिस्तानों की प्रमुख वनस्पति जीरोफाइटिक या सूखा प्रतिरोधी झाड़ियां हैं। जीरोफाइटिक ये शब्द इस्तेमाल किया गया था यूपीएससी के द्वारा। जीरोफाइटिक या सूखा प्रतिरोधी का मतलब यह है कि ये सूखे वाले क्षेत्रों में भी रह सकती हैं। इस प्रकार की वनस्पति कम पानी में सर्वाइव कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ से मान लीजिए एग्जाम्पल दे दिया जाए, यूपीएससी ने ऐसे भी प्रश्न पूछे हैं, पीसीएस में भी ऐसे प्रश्न आते हैं जहाँ पे किसी खास वनस्पति का एग्जाम्पल दे के पूछा जाता है कि यह किस प्रकार की वनस्पति है। जैसे कैक्टस, कटीली झाड़ियाँ, लंबी जड़ वाली कटीली घास और बिखरे हुए बौने बबूल, ये सब शामिल हैं, ठीक है। चलिए अर्थव्यवस्था की बात करें, सिंपल सी बात है, कुछ खास खेती होती नहीं है, लोग वहाँ पे चरवाहा जीवन जीते हैं, शिकार करते हैं, और यही सारी बात यहाँ पे लिखी हैं। लेकिन फिर भी मैं पढ़ूंगा क्योंकि इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, काम आएंगी। देखिए, आदिम शिकारियों और संग्रहकर्ताओं का घर है, सिंपल। कुछ जानवर, ये जो है यह क्या लिखा है, फसल खेती नहीं करते या किसी भी जानवर को पालतू नहीं बनाते। पालतू बनाएंगे घास बोना पड़ेगा या काट के लाना पड़ेगा, कहाँ से लाएंगे, कुछ है ही नहीं, ठीक। अच्छा, इनमें कालाहारी रेगिस्तान के बुशमैन, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं मिलान करने वाले में, ठीक है। और बिंदीबू या ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी शामिल हैं। और खानाबदोश चरवाहे जल और हरे घास चरवाहों की तलाश में
चारागाहों की तलाश में अपने झुंडों के साथ रेगिस्तान में भटकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और पशुधन केंद्रित अर्थव्यवस्था अपनाते हैं। अगर आप देखें तो स्पेशली फिल्मों में आप देख सकते हैं, अब तो उतने नहीं आते, पहले गांव में आते थे वो बंजारे टाइप के हमारे यहाँ भारत में, कि वो भेड़ पालते थे, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। इसको आप रिलेट कर सकते हैं। रेगिस्तान में लोग वहाँ जो जीव रह सकते हैं, जो सर्वाइव कर सकते हैं, उनको पालते हैं और साथ में उस तरह से नहीं कि पाल के एक जगह रखेंगे, वो लेके घूमते रहते हैं। जहाँ चारागाह मिला, थोड़ी बहुत घास मिली, वहाँ चरा लेंगे, फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। जहाँ कोई बाज़ार मिला वहाँ कुछ बेच देंगे पशुओं को, कुछ पैसा मिलेगा, फिर ऐसे ही काम चलाते हुए आगे बढ़ेंगे। इस तरह का जीवन है वहाँ पे। अच्छा, अरब में बेडोइन क्वेश्चन आया यहाँ से, सहारा के तुआरेग, गोबी रेगिस्तान के मंगोल इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। कुछ और बातें हैं, ये तो बहुत रेयर होता है कि कहीं गेहूं, जौ, गन्ना, फल, ये सब वैसी जगहों पे होता है जैसे कि रेगिस्तान के और समुद्र के बीच में कहीं थोड़ी बहुत ऐसी जलवायु बन जाती है जहाँ पे बारिश हो सकती है कभी कभी, वहाँ पे ऐसा होता है। अदरवाइज़ इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। बाकी ये जलवायु से इसका रिलेशन नहीं है। सोने की खानें हैं ऑस्ट्रेलिया में, कालाहारी में हीरे की खानें हैं, तांबे में चिली में तांबे की खानें हैं, मैक्सिको में चांदी की खान है मैक्सिको में, और फारस की खाड़ी जो देश है वहाँ पे आप तेल के कुएँ हैं। ये मतलब वहाँ की इकोनॉमी को काफ़ी हद तक डोमिनेट करते हैं, अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। ये सारी बातें हमने जान ली। बस चक्रवात मैंने पढ़ा दिया, ये अगली नोट थी। ठीक है, इसकी वीडियो आपने देख ली हो कि नहीं देखा हो तो देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।